एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 10 की मैथ पढ़ाएंगे आपको। जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। सबसे पहले आपको देखना ये है कि द्विघात समीकरण क्या होती है, इसके बाद द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है, द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं। तो एक एक करके आपको हर चीज़ बताई जाएगी इसके बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे द्विघात समीकरण होती क्या है। तो द्विघात समीकरण जानने से पहले आप थोड़ा समझिएगा कि चर पद क्या होते हैं और अचर पद क्या होते हैं। ये मैथ में हमारे दो पद होते हैं, एक होते हैं चर पद जिनको वेरिएबल कहते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे अचर पद जिनको कांस्टेंट कहते हैं। चर पद, चर का मतलब होता है जिसका मान चेंज हो जाता है, अर्थात कोई मान जिस पद का मान निश्चित नहीं होता है, इस पद को हम चर पद कहते हैं। जैसे हमारा x है या y है या z है। जब हम किसी समीकरण को या किसी सवाल को हल करते हैं तो हल करते समय x का मान कितना आएगा, सवाल में क्वेश्चन में x का मान कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, कोई निश्चित नहीं होती है। किसी भी सवाल में आपका x का मान कोई आ सकता है। कभी लगाते हैं इक्वेशन को हल करते हैं तो x का मान 2 आता है, कभी x को किसी समीकरण को हल करते हैं तो x का मान हमारा 4 भी आ सकता है, -4 आ सकता है, -2 आ सकता है। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि हमारा जो x है, इस x का कोई मान निश्चित नहीं होता है कि x का 2 या 4 या 6 इसका मान होता है, ये कोई निश्चित नहीं होता है। ऐसे ही y हमारा होता है, y का भी मान निश्चित नहीं होता है कि 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। y की वैल्यू इस निश्चित नहीं होती है। तो जिन पदों का मान निश्चित नहीं होता है, जिन पदों की वैल्यू निश्चित नहीं होती है, उन पदों को हम चर पद कहते हैं। चर का मतलब होता है चलने वाला, जो चलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, उसको चर पद कहते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं अचर पद क्या होते हैं। तो अचर पद के अंतर्गत अंग्रेजी में इनको बोलते हैं कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होते हैं हमारे, जैसे 1 है आपका, 2 है, 3 है, जो भी नंबर्स हमारे होते हैं 1 2 3, ये सब हमारे इनके मान निश्चित होते हैं। अगर मान लीजिए हमको 1 + 2 जोड़ना है तो इन दोनों का योग कितना आएगा, तो 1 और 2 3 आएगा। ये मान 3 आएगा चाहे जैसे इसको जोड़ा जाए। लेकिन जो ऊपर हमने आपको बताया है चर पद, चर पद में अगर x + y को जोड़ते हैं तो कभी कभी x + y का मान हमारा 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। और कभी जोड़ेंगे तो x + y का मान हमारा 10 आ सकता है। यानी x + y का मान यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x + y का मान 10 है। ये मान निश्चित नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि x और y जो हमारे होते हैं इनके मान निश्चित नहीं होते हैं। इसलिए x और y की वैल्यू जो होगी, x और y को जब जोड़ेंगे हम तो उनका योग भी हमारा चेंज होता रहता है। लेकिन जो अचर पद होते हैं इसमें 1 और 2 दोनों गिनतियों के मान, दोनों नंबर्स की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है। इसलिए कभी भी जोड़ेंगे तो 1 + 2 = 3 ही आएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी नंबर्स यहाँ पे नहीं आएगा आपका। 1 + 2 जब भी करेंगे 1 + 2 = 3 ही आएगा। बट x + y = 5 आ सकता है, x + y = 10 आ सकता है, x + y = -10 आ सकता है। यानी x + y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि चर पद क्या होते हैं और अचर पद क्या होते हैं। चर पद जिनका मान चेंज हो जाता है, कोई मान निश्चित नहीं होता है, उन पदों को चर पद कहते हैं। और जिन पदों का मान चेंज नहीं होता है, जो मान निश्चित रहता है, उनको अचर पद कहते हैं। तो जो भी हमारे नंबर्स आते हैं, जो भी गिनतियाँ आती हैं, चर पद के अंतर्गत दोनों चर और अचर को समझने का एक आसान तरीका है कि अचर पद को जितनी भी गिनतियाँ हमारी हैं वो सब हमारी अचर होती हैं। जो भी नंबर्स हैं वो सब अचर के अंतर्गत आते हैं। और जो भी हमारे अक्षर होते हैं, जैसे x y z आपका, तो जो भी अक्षर होते हैं ये हमारे सब चर पद के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। अब
जो इक्वेशन हमारी होती है, इक्वेशन में चर और अचर दोनों पद होते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिएगा 4x + 2 = 5 लिखा है। ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पर 4, 2 और 5 ये जो दिया गया आपका, तो ये हमारे अचर पद हैं। इसमें x जो दिया गया हमारा ये चर पद है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे चर और अचर दोनों होते हैं इक्वेशन में। समीकरण जो होती है उस समीकरण में चर अचर दोनों पद होते हैं। जिस भी समीकरण में चर पद की अधिकतम घात 2 होती है उसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण, चर पद। अब यहाँ पर जो 4 हमारा दिया गया है ये अचर पद है, 2 हमारा जो दिया गया है यह भी अचर पद है, और 5 दिया गया यह भी हमारा अचर पद है। आपको बताया अभी हमने, अचर पद के अंतर्गत गिनतियाँ आती हैं 4, 2 और 5, ये तीनों गिनतियाँ हमारी हैं, इसलिए तीनों अचर पद हैं। और चर पद के अंतर्गत हमारे अक्षर आते हैं, तो x जो हमारा है ये अचर पद है। तो ये हमारी एक समीकरण है, 4x + 2 = 5 जो दिया गया है ये हमारी एक समीकरण हो गई। ऐसे ही आपको दिया है 2x² + 5 = 0, यह भी हमारी एक समीकरण है। ये समीकरण है और ये भी समीकरण है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि समीकरण जो होती है उसमें चर पद के ऊपर हमारी घातें भी लगी होती हैं। पहली समीकरण जो आपको हमने बताई है 4x + 2 = 5, इसमें चर पद हमारा x है और x की पावर कुछ भी अगर नहीं लगी है यहाँ पे तो घात 1 होती है। अगर कुछ घात नहीं लगी है तो यहाँ पर घात 1 है हमारी, और जहाँ पर घात लगी होती है तो जो लगी होती वही होती है। तो 2x² + 5 = 0 में हमारी 2 घात लगी है, 4x + 2 = 5 में x पर कोई भी पावर नहीं लगी है, इसलिए यहाँ पर पावर 1 हमारी है। तो इस प्रकार की जो समीकरणें होती हैं, इन समीकरणों में पद की पावर देखते हैं। तो जिस इक्वेशन में, यानी जिस समीकरण में चर पद की पावर, अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर हमारी 2 होती है, उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे हमारा 2x² + 5 = 0 लिखा गया है, यहाँ पे x की पावर कितनी दी गई है, x की घात दी गई है, अधिकतम घात x की 2 है। फिर दूसरा इक्वेशन लिखा गया आपका 4x³ + 3x² + 2 = 0 लिखा गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x चर पद हमारा x है, x की घात कितनी है। किसी भी समीकरण की घात उस, या जो भी बहुपद हमारा होता है, पॉलिनोमियल होता है, या जो भी इक्वेशन होती है, उसकी अगर घात पूछी जाए तो चर पद की जो अधिकतम घात होती है वो घात होती है। तो यहाँ पर जो हमारी ये समीकरण लिखी है 4x³ + 3x² + 2 = 0, इसमें इस समीकरण की घात कितनी है, तो x की अधिकतम घात 3 हमारी है। यहाँ पर x की 2 घात है, पहले वाले पद में x की 3 घात है, तो जो अधिकतम घात होती है वही उस समीकरण या बहुपद की घात मानी जाती है। तो जो 3 है ये x की घात है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये समीकरण लिखा है 2x² + 5 = 0, यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, और 4x³ + 3x² + 2 = 0 में x की अधिकतम घात हमारी 3 है, और 4x + 2 = 5 लिखा है हमारा, ये भी एक समीकरण है। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। x की घात जो दी गई है वो अधिक से अधिक मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ तीनों समीकरणों में हमें देखना है कौन सा समीकरण हमारा द्विघात है। तो जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, द्विघात समीकरण अर्थात जिस समीकरण में x की या x के स्थान पे x, y, z हमारा कुछ भी हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, कोई भी हमारा अक्षर हो सकता है यहाँ पे। तो जो अक्षर होता है अर्थात चर पद, तो चर पद की अधिकतम घात जिस समीकरण में 2 होती है वो हमारा द्विघात समीकरण होता है। जैसा इक्वेशन नंबर 2 लिखा है आपका, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इक्वेशन नंबर जो सेकंड लिखा है 2x² + 5 = 0 में x की घात अधिकतम 2 हमारी है, अर्थात ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी है
2x² + 5 = 0 में x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए हमारा ये द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे कि अगर कोई समीकरण हमारा लिखा हुआ है, उस समीकरण में जो चर पद की अधिकतम घात 2 होती है तो वो हमारा द्विघात समीकरण होता है। अब यहाँ से एक व्यापक रूप बनता है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, वो आप ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप समीकरण क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन मानक रूप समीकरण ये होता है हमारा ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a, b और c हमारे जो दिए गए हैं ये अचर पद हैं, अर्थात यहाँ पर कोई गिनती होगी, b के स्थान पर कोई गिनती होगी और c के स्थान पर भी कोई गिनती होगी। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 ले लिया तो 2 हो गया, x² हो गया प्लस b का मतलब है कोई गिनती होगी यहाँ पे, तो 4 हो सकता है, -4 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी ले लेंगे यहाँ पे, तो 3 हो गया। यहाँ पे x का मतलब है कि जो यहाँ पर पद लिखा होगा वही पद होगा, अर्थात अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होगा, अगर यहाँ पे p लिखा है तो यहाँ पर भी p होगा, यहाँ पे s होगा तो यहाँ पर भी s होगा। तो यहाँ पे x है आपका, x की पावर 2 लगी है तो यहाँ पे x की पावर 1 होगी। प्लस में हमारा c जो है ये भी अचर पद है आपका, तो 1 मान लीजिएगा, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, = 0 हो गया। अर्थात 2x² + 3x + 1 = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। तो इस प्रकार से ये बना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। मानक रूप समीकरण होता है द्विघात का ax² + bx + c = 0। आइए देखते हैं अब द्विघात समीकरण जो हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से जो बोर्ड परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया होगा, कुछ समीकरणें दी होती हैं, उसे पहचानना होता है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो नंबर 1 आपको इसमें बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, समीकरण पहचानना, द्विघात इक्वेशन पहचानना, द्विघात समीकरण पहचानना। दूसरा क्वेश्चन आपका इससे आता है, समीकरण के शून्य ज्ञात करना। द्विघात समीकरण आपको दी होगी और द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। शून्य क्या होते हैं अभी आगे बताएंगे आपको, शून्य क्या होते हैं पहले समझ लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपका हो गया द्विघात समीकरण पहचानना, दूसरा हो गया समीकरण के शून्य ज्ञात करना, और तीसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है समीकरण के या द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करना, द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करना। विविक्तकर ज्ञात करना। चौथे प्रकार का क्वेश्चन आपका होगा द्विघात समीकरण को हल किए बिना मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना। इसके अतिरिक्त 5 नंबर पे आपका क्वेश्चन आ सकता है द्विघात समीकरण को समानीत करके हल करना, अर्थात कोई समीकरण आपको 4 घात में दिया है। हमने आपको बताया है कि द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें चर पद की अधिकतम पावर या मैक्सिमम पावर आपकी 2 होती है, चर पद की अधिकतम घात 2 होती है, वो द्विघात समीकरण होता है। लेकिन द्विघात समीकरण में ही आपको कोई सवाल ऐसा दिया होगा जिसमें चर पद की अधिकतम घात 4 लगी होती है, तो अगर अधिकतम घात 4 लगी है तो उसको हम सबसे पहले द्विघात समीकरण में चेंज करते हैं। द्विघात समीकरण में चेंज करने के बाद में उसको हल करते हैं, वहाँ पर उस समीकरण के 4 हल आते हैं, लेकिन द्विघात के द्वारा ही हल करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी 5 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। और छठे प्रकार का क्वेश्चन भी आपका आता है द्विघात समीकरण से ही कि द्विघात समीकरण जो शून्य का आपके हैं
ये शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करना, शून्यकों को ज्ञात करना जो बताया हमने। अब इनको ज्ञात करने की कई प्रकार की विधियां हैं। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे एक नियम होता है पहले पद का तीसरे पद से गुणा करके समीकरण को हल कर लेना, वहाँ से आपको x की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी। तो x की जो 2 वैल्यू प्राप्त होंगी, पहला मान आपका अल्फ़ा का हो जाएगा, दूसरा मान बीटा का होगा। अल्फ़ा और बीटा ही हमारे द्विघात समीकरण के शून्य और या फिर हमारे मूल होते हैं। शून्य को हम मूल भी कहते हैं। मूल कहेगा तो भी समीकरण के शून्य ही ज्ञात करना है, शून्य कहेगा तो शून्य ज्ञात करना है। अर्थात समीकरण के जो हल होते हैं उनको ही हम मूल या शून्य कहते हैं। तो अब देखते हैं समीकरण को। सबसे पहले द्विघात समीकरण को पहचानना, कैसे पहचानते हैं। द्विघात समीकरण से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं द्विघात समीकरण पहचानना। कैसे पहचानेंगे आप कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे आपको समीकरण दिया है x + 5 = 0, दूसरा इक्वेशन आपका दिया गया है 3x² + 2 = 0 और तीसरा इक्वेशन आपका दिया गया है 4x² + 3x + 2 = 0। अब यहाँ पे कौन सा इक्वेशन हमारा द्विघात है, कौन सा द्विघात नहीं है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तरीका आपको हमने बताया है कि समीकरण को हम देखते हैं और समीकरण में हमारा जो चर पद होता है उस चर पद की अधिकतम घात अगर 2 होती है तो वही हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो पहला इक्वेशन दिया है x + 5 = 0, यहाँ पर चर पद हमारा x है। चर पद x की वैल्यू चर पद x जो हमारा है, x की अधिकतम घात देखेंगे तो 1 है। जब अधिकतम घात 2 है तो ये अधिकतम घात 1 है तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, पहला वाला द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरे समीकरण में चर पद हमारा x दिया है, x की अधिकतम घात 2 लगी है और जिस समीकरण में चर पद की अधिकतम घात 2 होती है उसको द्विघात कहते हैं, अर्थात ये हमारा समीकरण द्विघात समीकरण है। तीसरा समीकरण आपका 4x² + 3x + 2 = 0 में चर पद x है हमारा, x की अधिकतम घात, यहाँ पे देखो चर पद की 2 घात है, यहाँ पर चर पद की 1 घात है। अधिकतम घात कितनी है, ज़्यादा वाली घात कितनी है, वो आपकी है 2। तो जब 2 घात है अधिकतम तो यह भी आपका द्विघात समीकरण है। इसके अतिरिक्त और जैसे आपको दिया गया है x + 1/x + 3 = 0 दिया गया है। देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे ये द्विघात समीकरण है आपका या नहीं है। तो थोड़ा इसको हम हल करेंगे, हल करके देखते हैं। ये दिया आपका x + 1/x, यानी यहाँ पे अंश और हर दोनों दिया गया है। रोको, x + 1/x + 3 = 0। इसको कैसे पहचानते हैं कि द्विघात है या नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा इस समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए केवल अंश लिखा है, हर अगर नहीं होता है तो 1 होता है। यहाँ पे अंश और हर दोनों लिखा है, यहाँ पे अंश केवल है, हर 1 हो गया, बराबर में 0। इसको थोड़ा हल करेंगे तो इसके नीचे 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। x का x से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जब x का x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो x की पावर 2 हो जाएगा। गुणा करने पर, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x का मल्टीप्लिकेशन x से होगा तो x की पावर की ओर बढ़ेगी। यहाँ पे आधार समान है, घात कुछ नहीं यहाँ पे, तो 1 घात है, यहाँ पर 1 घात है। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, आधार x है, पावर 1 है, आधार x है, पावर 1 है, आधार दोनों में समान है, गुणा का निशान लगा है, इसलिए घातें जुड़ेंगी तो x की पावर 1 + 1 = 2 हो गया। तो x की पावर 1 का x की पावर 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² आएगा, अर्थात x का x से गुणा करने पर x² आ जाएगा और प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 हो जाएगा और बटे में आपका x 1 कम x हो गया, प्लस आगे 3 लिखा है, = 0 लिखा है। अब पुनः इसके नीचे 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा,
1 का गुणा इतने से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 से गुणा होगा तो इतने एक कम इतना ही आएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो इतना ही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का निशान लगाया आपका प्लस हो गया, एक्स का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा तो 3x हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, नीचे का गुणा नीचे वाले से होता है, अर्थात हर का गुणा हर से होता है तो 1 से कम x हो गया, इक्वल 0 हो गया। अब पुनः यहाँ पे अंश और हर आया हमारा, यहाँ पे केवल अंश है तो इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कर लेंगे तो इतने कम इतने ही हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x और इक्वल x का मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा तो x 0 में 0 हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद अगर कोई समीकरण हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर या हल करने पर कोई क्वेश्चन प्राप्त होता है तो उसको लिखने का तरीका होता है घातों के अवरोही क्रम में, यानी सबसे पहले बड़ी घात होती है, उसके बाद उससे छोटी घात होती है, फिर उससे छोटी घात होती है तो x की पावर 2 हो गई और इसके बाद इसमें x है नहीं तो ये वाला पद पीछे जाएगा, 3x, इसमें x की पावर 1 है तो 2 के बाद 1 घात आएगी, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 पीछे हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ है ये हमारा वही समीकरण है जो ऊपर लिखा था, x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल 0 लिखिएगा और चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0 लिखिएगा, दोनों एक ही बात है। इसको हल यहाँ पे देखेंगे तो चर पद हमारा x है और चर पद की अधिकतम पावर 2 है, इसलिए हमारा ये द्विघात समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था आपका, यह समीकरण जो था x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल 0 कैसा समीकरण है, तो इसका उत्तर आया द्विघात समीकरण है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, x प्लस 1/√x प्लस 3 इक्वल 0, ये द्विघात समीकरण है हमारा या नहीं है। तो यहाँ भी वही तरीका आपका है, यहाँ पे अंश हर नहीं दिया है, यहाँ पे अंश और हर दोनों दिया गया है, इसलिए इसको थोड़ा हल करेंगे। तो इसके नीचे 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की मल्टीप्लिकेशन √x से होगा तो x √x हो जाएगा, x √x हो गया और प्लस यहाँ पे 1 हमारा है, 1 एक कम 1 हो गया और बटे में इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, √x का 1 से होगा तो √x हो जाएगा, प्लस में 3 हो गया इक्वल 0 हो गया। इसके नीचे 1 करके पुनः क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारी x इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, x और निशान यहाँ पे गुणे का लिखा है, √x आया है तो चाहे लिखें √x और अंडर को जब हटाते हैं तो x की पावर 1/2 आता है, इसी को हमें ध्यान देना है, इससे बड़ी पावर किसी भी पद में यहाँ पर नहीं आएगी। इस समीकरण को हल करेंगे तो हल करने पर जो हमारा सबसे बड़ी घात का पद होगा वो यही पद प्राप्त होगा, तो इसी को हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आती है। तो ये पद बनेगा हमारा x गुणे x की पावर 1/2 और आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x और x आधार समान है इसलिए घातें जुड़ेंगी तो x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 मतलब आधा, तो 1 और आधा कितना हो गया, 1.5, 1.5 का मतलब 3 का आधा 1.5 होता है तो 3/2 हो गया, यानी x की अधिकतम पावर 3/2 है, 2 नहीं आई। यदि घात 2 आई होती तो द्विघात होता, इसलिए हमारा ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। हमें आशा है कि आप सभी लोगों को द्विघात समीकरण पहचानना समझ में आ गया होगा।